Hi friends, my name is Kanya Patel and this video will study chapter number 1 Indian economy on the eve of independence. This is economics of class 11th. This will be based on NCERT GSCB syllabus. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम पहला पार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में से है, 11वीं कक्षा का कॉमर्स आर्ट्स सेक्शन में। ये NCERT GSCB सिलेबस पर से है। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज़ योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। Friends, in the first part, we saw how the colonial rule was impacting badly the Indian economy and how it was benefiting the Britishers back in England. दोस्तों, पहले भाग में हमने देखा कि कैसे कॉलोनियल रूल भारत के और भारतीयों को अर्थशास्त्र पे कितना इफेक्ट कर रहा था और कितना फ़ायदा वो इंग्लैंड को और ब्रिटिशर्स को इंग्लैंड में पहुंचा रहा था। इन द सेकेंड पार्ट वी लुक हाउ द रूल एंड द ब्रिटिश पॉलिसीज फर्दर रूइन द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल, एंड मेकिंग completely handicapped the handcraft industry and agriculture industry. दोस्तों, दूसरे भाग में हमने देखा कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बुरी हालत हो गई थी और हमारे फार्मर्स की और इंडस्ट्रियल वर्कर्स, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स की भी हालत और बद से बदतर हो गई। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। फॉरेन ट्रेड। इंडिया हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एशियन टाइम्स। एशियन टाइम्स में भारत एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन बन गया है। बट द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूडेड by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of Indian foreign trade. लेकिन जो पॉलिसीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉलोनियल रूल के दर पे अपनाई थी, उसके वजह से यहाँ के कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड, टैरिफ जो लगाए जाते थे उस पर बहुत इफेक्ट हो गया। इसके वजह से हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो था, कंपोजिशन था, वॉल्यूम जो था फॉरेन ट्रेड का, वो पूरे बद से बदतर हालत में हो गया। Consequently, India became an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc., and an importer of finished consumer products like cotton, silk, and woolen clothes, and capital goods like light machinery produced in the factories of Britain. इसके परिणाम स्वरूप भारत जो एक्सपोर्ट करने लग गया था वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि सिल्क था, कॉटन था, वुल था, शक्कर, इंडिगो, जूट जैसी चीज़ें, और वो फिनिश प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहा था, जैसे कॉटन के कपड़े, सिल्क, वुलन के कपड़े, कैपिटल गुड्स जैसे कि लाइट मशीनरी हो, जिससे प्रोडक्शन ब्रिटेन की फैक्ट्रीज़ का में चल रहा था। For all the practical purpose, Britain maintained a monopoly control over India's export and imports. ये सारे काम करने में ब्रिटेन का एक ही हेतु था कि उसका दबदबा इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे बना रहे। इसके वजह से हमारी इकोनॉमी और ख़राब होती गई। So because of the monopoly, we can understand that whatever was exported was a raw material for the machineries that were manufacturing finished goods in Britain, and then they were exported back to India as a market. So जो भी चीज़ें यहाँ से बन रही थी वो रॉ मटेरियल की तरह ब्रिटेन में एक्सपोर्ट हो रही थी और वहाँ पे फिनिश्ड गुड्स जो बने थे वापस यहीं इंडिया में बेचे जा रहे थे। तो पूरा कंट्रोल इस पूरे फॉरेन ट्रेड पे ब्रिटिशर्स का था। As a result, more than half of India's foreign trade were restricted to Britain, while the rest was allowed with a few other countries like China, Ceylon, Sri Lanka and Persia. परिणाम स्वरूप भारत का फॉरेन ट्रेड आधा हो गया ब्रिटिश के वजह से, और जो बचा कुचा था वो कुछ इधर इक्का दुक्का कंट्रीज जैसे चाइना, श्रीलंका और पर्शिया के साथ था। The opening of the Suez Canal further intensified British control over India's foreign trade. शूज़ कनाल खुलते ही ब्रिटिश का कंट्रोल इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर और हावी हो गया,
The most important characteristics of India's foreign trade throughout the colonial period was the generation of a large export surplus. सबसे important characteristics भारत के foreign trade colonial period के दरमियान था वो export surplus था जो हमारे पास, क्योंकि import कम था और export ज़्यादा था, इसलिए surplus ज़्यादा बढ़ाता था, foreign currency ज़्यादा थी. But this surplus came at a huge cost of country's economy. लेकिन इसके परिणाम स्वरूप भारत की इकोनॉमी को बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज़, फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, केरोसिन एक्सेट्रा वर स्कैर्सली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट. इसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि भारत में एसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे फूड ग्रेन्स, कपड़े, केरोसिन ये बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होने लगे. Furthermore, this export surplus did not result in any flow of gold or silver into India. ये export surplus जो था उसमें सामने से भारत में गोल्ड और सिल्वर आना बंद हो गया था. Rather, this was used to make payments for the expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain, expenses of the war, and again fought by the British government, and the import of invisible items, all of which led to the drain of Indian wealth. तो ये जो एक्सपोर्ट सरप्लस था हमारे पास वो किस में काम आते थे? एक्सपेंसेस पे करने के लिए. जो ऑफिसेज अगर ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट में ब्रिटेन बनाई है, वॉर के एक्सपेंस है. अब ये कौन सी वॉर थी? वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लड़ रही थी. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर कोई वॉर लड़ रही है तो भारत के कीमत चुकाने पर उसको कीमत भारत चुका रही थी. एंड इम्पोर्टेंट इनविजिबल आइटम्स पे भी ये खर्चा था. ये सारे लेड टू ये सारी चीज़ों की वजह से भारत का वेल्थ चला जा रहा था, पैसे कम हो रहे थे. Friend, in this page they have talked about the Suez Canal, which I have explained you a couple of slides later. दोस्तों, इस पेज पे Suez Canal के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में 2 पेजेस के बाद या 2 स्क्रीन्स के बाद आपको समझाया हुआ है. So understand there are exports but no money coming in. There is no gold and silver coming in. And on the contrary, for the income that is generated to exports, it is paid for the office expenses and the war expenses that the British government is incurring. सो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप भारत में पैसे गोल्ड सिल्वर नहीं आ रहा है. जो भी इनकम आ रही है वह ब्रिटेन में अगर ऑफिस सेटअप की है, ब्रिटिश सरकार भारत में अगर दूसरे देशों से युद्ध लड़ रही है तो वो पैसे वहाँ खर्च हो रहे हैं. तो एक्सपोर्ट जा रहे हैं, उसके पैसे नहीं आ रहे हैं. पैसे जो इनकम हो रहे हैं वो सारे चले जा रहे हैं. और इम्पोर्ट आ रहे हैं तो इम्पोर्ट के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं. डेमोग्राफिक कंडीशन, जनसांख्यिकी कंडीशन कैसी थी? वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन 1881. 1881 में पहला सेंसस हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान. उसमें बहुत सारे डिटेल्स उन्होंने जमा किए थे. Though suffering from certain limitations, it revealed an unevenness in India's population growth. कुछ लिमिटेशंस इस सर्वे में थी, जनसंख्या में, कलेक्शन पॉपुलेशन में थी, लेकिन वो पॉपुलेशन ग्रोथ को ठीक से बता नहीं रहा था, अनइवननेस थी. सब्सिक्वेंटली एवरी 10 years एवरी सच सेंसस ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट. परिणाम स्वरूप हर 10 साल में ऐसा सेंसस था जहां जनसंख्या गिनने की काम होता था. द सेकेंड स्टेज ऑफ द ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921. इसका दूसरा स्टेज 1921 में ट्रांजिशन में शुरू हो गया. हाउएवर, नीदर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया नॉर द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एट दिस स्टेज वर वेरी हाई. इस स्टेज पर भारत का पॉपुलेशन और उसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दोनों हाई नहीं थे. द वेरियस सोशल डेवलपमेंट्स इंडिकेटर्स वर ऑल्सो नॉट क्वाइट एनकरेजिंग. जो सोशल इंडिकेटर्स जो डेवलपमेंट के थे वो ज़्यादा ही एनकरेजिंग नहीं थे. द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 16%. साक्षरता लेवल, भारतीयों की साक्षरता लेवल 16% पर थी. आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी लेवल वॉज एट अ नेग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7%. इसमें से फीमेल लिटरेसी लेवल, जो फीमेल्स थी, औरतें थी या लेडीज़ थे, उनकी साक्षरता लेवल नेग्लिजिबल 7% पे थी. Public health facilities were either unavailable to a large chunk of population or when available were very highly inadequate. Public health facilities जो लोगों के लिए थी वो अवेलेबल नहीं थी. बहुत सारे लोगों के लिए, जो हमारी पॉपुलेशन था उसमें से बहुत सारे के लिए अवेलेबल नहीं थी, लेकिन जहाँ अवेलेबल थी उनके लिए पर्याप्त भी नहीं थी. Consequently, water and airborne diseases were rampant and took a high toll on life. इसके परिणाम स्वरूप पानी और हवा में फैलने वाली डिजीज़ की वजह से, रोग की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाया करती थी. नो वंडर द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वॉज वेरी हाई, and in that particularly the infant mortality rate was quite alarming, about 218 per thousand in contrast to the present mortality rate of 40 per thousand.
तो ये चौंकने वाली चीज़ है कि लोगों के मृत्यु होने वाली संख्या बहुत ही हाई थी। उसमें भी बच्चों के, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें मरने वालों की, वो छोटे बच्चों की मरने की संख्या बहुत हाई थी। ये तकरीबन 218 बच्चों की मौत होती थी प्रति हज़ार के सामने, जो आज 40 है। The life expectancy was also very low, 44 years in contrast to the present 68 years. तो आज के लेवल पे जो एवरेज व्यक्ति की लाइफ 68 है, उस टाइम पर वो एवरेज व्यक्ति की लाइफ 44 साल थी। तो आप सोच सकते हो कि इसमें भी काफ़ी सारा डिफरेंस था, डिस्टेंसेस थे। In the absence of reliable data, it is difficult to specify the extent of poverty at that time, but there is no doubt that the extensive poverty prevailed in India during the colonial period, which contributed to the worsening profile of India's population of that time. डेटा के सोर्सेज उतने रिलायबल ना होने की वजह से ये बताना डिफ़िकल्ट होगा कि वहाँ पॉवर्टी कितनी थी, गरीबी कितनी थी भारत में। लेकिन उसमें कोई संख्या नहीं होगी कि भारत में उस टाइम पे गरीबी बहुत बुरे हालत में थी और बद से बदतर हो जा रही थी यहाँ के पॉपुलेशन के यहाँ की पॉपुलेशन की, और वो समय निकालना उनके लिए बहुत कठिन होता जा रहा था। Couple of things I'd like to share here for your information. One is that the census that was started from 1881. This was the first time that the British government further started taking the census on the basis of caste. So there was again a divide and rule policy that had come into picture right in the early time. दोस्तों, ये सेंसस लेने की जब शुरुआत 1881 में हुई और उसके बाद हर 10 साल में जब सेंसस लिया करते थे, उस टाइम पे कास्ट सिस्टम बेस पर सेंसस होना शुरू कर दिया था, ताकि लोगों में डिवाइड एंड रूल कर सके कि हिंदू के इतनी है, मुस्लिम्स के इतनी है, क्रिश्चियंस के इतनी है। तो भेदभाव की पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने उसी समय पर कर दी थी। दूसरी बात ये थी कि जो प्रजाति के लोग बहुत ही मेहनत वाले थे, कारीगर थे, निष्णात थे, उनको भी दबाने की पूरी कोशिश की गई थी। द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंसस वाज द पीपल हु हैड लॉट ऑफ स्किल्स एंड हैड ऑल द प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ, दे वर डिटेन टू देयर लेवल्स, टू द लोएस्ट लेवल। उनको बहुत नीचे दबा के रखा था। एग्जाम्पल के लिए, भारत में शुरुआत में अगर आपको पता हो, हिस्ट्री अगर आप देखो, तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो सर्जन्स थे, डॉक्टर्स और सर्जन्स थे, 1800 मतलब 200-250 साल पहले की बात हो रही है, उस टाइम पर सर्जन्स यहाँ बार्बर्स हुआ करते थे। तो ये चीज़ जब ब्रिटिशर्स को पता चली, उन्होंने सेंसस में उनको एक अनुसूचित जाति में, रिजर्व कोटा में डाल दिया, ताकि उनको फैसिलिटीज़ मिले, ना कि ये सोच के कि उनका आगे डेवलपमेंट हो। This part is worth noting that it is said that around 250 years ago, the doctors or the surgeons of India were of the community from barbers. They were very good with their hands, and they were very delicate movements were helping them to do the operations very carefully. This was noted by the British government, and then because of the very same reason, they wanted this population or this community not to develop. So they were put into the reserve quota, where they did not get all the benefits which they were supposed to. ट्रेड थ्रू द सूज कैनाल। सूज कैनाल के बारे में यह जानते हैं। सूज कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ सूज इन द नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट में सूज में इस्थमस नाम की जो नदी है, वहाँ पे ये आर्टिफिशियल वाटरवे बना गया है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है। इट कनेक्ट्स पोर्ट सेड ऑन द मेडिटेरियन सी इन द गल्फ ऑफ द सूज एंड आर्म ऑफ द रेड सी। ये पोर्ट सेट से मेडिटेरियन सी से लेके गल्फ ऑफ सूज को कनेक्ट करता है, जो एक रेड सी का हिस्सा है। द कैनल प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन यूरोपियन एंड अमेरिकन पोर्ट्स एंड पोर्ट्स लोकेटेड इन साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड ओशियनिका, बाय डूइंग अवे विद द नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका। ये कैनाल कनेक्ट करता है काफ़ी सारे देशों को, यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स को भी कनेक्ट करता है, जो साउथ एशिया, ईस्टर्न अफ्रीका और ओशियनिका के एरिया में आता है। इस कैनाल के खुलने होने की वजह से लोगों को जो ट्रेड अफ्रीका के नीचे से घूम के जाना पड़ता था, वो घूमना उनका बंद हो गया, उनका डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया। Strategically and economically, it is one of the most important waterways in the world. इकोनॉमिक के दृष्टि से और स्ट्रैटेजी के दृष्टि से अगर हम देखें, ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट वाटरवेज है। Its opening in 1869 reduced the cost of transportation and made access to the Indian market easily. 1869 में उसके ओपनिंग होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन और भारत का मार्केट को एक्सेस करना बहुत आसान हो गया था। Occupational structure. During the colonial period, the occupational structure of India, that is distribution of work persons across different industries and sectors, showed little sign of change. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो था कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, जो भारत में था, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सनस था हर इंडस्ट्रीज़ के अंदर में, वो थोड़ा सा चेंज हो गया। द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड
for the large share of workforces, which usually remained at a high of 70-75%, while the manufacturing sector and the service sector accounted to only 10 and 15 to 20%. तो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो भारत के पॉपुलेशन का 70 से 75% तक था, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 10% था, और सर्विस सेक्टर 15 से 20% तक था. अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट वॉज द ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन. तो रीजनल एस्पेक्ट्स पे जो नंबर आगे आए थे वो थोड़े चौंकाने वाले थे. पार्ट्स ऑफ द देन मद्रास प्रेसिडेंसी कंप्रोमाइजिंग ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका, बॉम्बे एंड बंगाल विटनेस अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंसी ऑन द वर्कफोर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर विद अ कमेंसुरेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर. तो उस टाइम पर जो मद्रास स्टेट था, जो आज के डेट पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका मिलके थे, मुंबई, जो बॉम्बे और बंगाल के जो स्टेट्स थे, उसमें डिपेंडेंसी वर्कफोर्स जो एग्रीकल्चर भी थी वो काफ़ी कम हो गई, और इसमें थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे और सर्विस सेक्टर पे. However, there had been an increase in the share of workforce in agriculture during the same time in the states such as Orissa, Rajasthan and Punjab. इसी समय के दरमियान हालांकि कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉपुलेशन की या वर्कफोर्स की बढ़ोतरी हो रही थी, जैसे राज्य में उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब थे. Friends, the third part of our chapter finishes over here. If you have any doubts, please revisit the video again. दोस्तों, इस चैप्टर का ये तीसरा हिस्सा है, जो वीडियो है, जो यहाँ ख़त्म होता है. अगर आपको कुछ डाउट है तो ये वीडियो फिर से प्ले ज़रूर कीजिएगा. Thank you friends, do subscribe to ज्ञान गुरु वाणी as this is your personal channel and do share this video. दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार. ज्ञान गुरु वाणी आपकी अपनी चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा. थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे. दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे. जय स्वामीनारायण.